जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे जाकर इसी चैनल पर आप लोग उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का पहला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। चलिए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि चंद्र ग्रहण के समय मध्य में रहती है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब दोस्तों पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में न पहुंचकर पृथ्वी पर पहुंचता है। इसी कारण से दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से काला दिखाई देता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 2 नंबर हम लोगों का प्रश्न है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा किया गई थी। चलिए दोस्तों, बताइए कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार की रचना की गई है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान जिसका नाम है जन गण मन की रचना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है कि हिमायू को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। चलिए दोस्तों, बताइए कि हिमायू को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर शाह सूरी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ऑप्शन नंबर 4। शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हिमायू को चौसा जो कि बक्सर नदी के किनारे है, बिहार में एक जगह है, वहीं पर पराजित किया था। और दोस्तों, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी एवं हिमायू के बीच कनौज का युद्ध हुआ था, और जिसमें शेर शाह सूरी ने हिमायू को पराजित किया था। तो इसका दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 शेर शाह सूरी। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 4 नंबर किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि किस प्रकार की चुनाव में सरकार में शासकों की चुनाव लोग करते हैं, यानी जनता के द्वारा चुनकर सरकार भेजी जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। और लोकतांत्रिक सरकार में जितने भी नेता हैं उन सभी को क्या प्रतिनिधियों को जनता चुनकर भेजती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 5 नंबर प्रश्न है
कि निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्र। पहला का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आता है, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, घाना से रस प्राप्त करना, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और दोस्तों, जो परिवहन हो गया, परिवहन, बैंक, सेवा, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, यानी तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन उनकी आवश्यकता के अनुसार ना होकर उनकी क्रय क्षमता यानी मांग के आधार पर होता है। जैसे दोस्तों USA यानी अमेरिका में। और दोस्तों, साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे में रूस हो गया। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो इंडिया में कैसा है, तो मिश्रित। यहाँ पर सरकार और निजी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर जो कर आय पर लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। यह प्रगतिशील कर का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। चलिए दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। और अनुच्छेद 2 में दोस्तों किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की चर्चा किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी राज्य के सीमा में या उसके नाम परिवर्तित कर सकती है। और अनुच्छेद में 4 में लिखा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करते समय संसद को पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 9 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, बताइए कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1942 में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। और दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में। इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और दोस्तों, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों के 10 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। चलिए दोस्तों बताइए कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे।
तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 20 1616 छठी शताब्दी में इसकी जानकारी अंगुतर जो कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं अंगुतर निकाय से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों के 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित साम्राज्य को उनके शासन कालक्रम के अनुसार लगाए। चलिए दोस्तों, बताइए कि कौन सा साम्राज्य का शासनकाल कब तक था। तो देखिए दोस्तों, खिलजी साम्राज्य का शासनकाल 1590 से लेकर देखिए दोस्तों, खिलजी साम्राज्य का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। और दोस्तों, लोधी साम्राज्य का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। और दोस्तों, तुगलक साम्राज्य का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। और दोस्तों, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका था, तो खिलजी साम्राज्य का, उसके बाद तुगलक, तो AC देखिए दोस्तों, AC उसके बाद क्या हो जाएगा, B लोधी साम्राज्य। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है। चलिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जवार जो कि नकदी फसल नहीं है। कपास, मूंगफली और चाय ये सब नकदी फसल हैं। और दोस्तों, नकदी फसल का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका है। चलिए दोस्तों, बताइए कि पृथ्वी के सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3 2 तिहाई यानी 71% हिस्सा जल ढका हुआ है। और दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O जो कि जल का रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D PV सिंधु जो कि ओलंपिक खेलों में 2016 में रियो ओलंपिक में 2 पदक जीती हैं। और दोस्तों, PV सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन PV सिंधु खेलती हैं। और दोस्तों, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती हैं, लेकिन सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, तो टेनिस खेलती हैं। ये दोस्तों, अब हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो भी कहा जाता है। चलिए बताइए कि किस नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में सांगपो नदी कहा जाता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहीं से मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी एवं पवित्र नदी है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 16 नंबर, नर युग्मों को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों बताइए कि नर युग्मों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शुक्राणु। शुक्राणु जो कि नर युग्मों को कहा जाता है। और दोस्तों अंडाणु किसे कहा जाता है, तो मादा युग्मों को अंडाणु कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, तो पौधा के शक्तिगिरी माने ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। और लाइसोसोम किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 18 नंबर, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है कौन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रिज्म। प्रिज्म दोस्तों सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और दोस्तों जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी, और जो सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। और दोस्तों प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा, तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो लाल रंग का। और तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, तो बैगनी रंग का। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 19 नंबर प्रश्न है कि किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 373 केल्विन। 373 केल्विन पर जल जलवाष्प में बदल जाता है। और दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, तो 373 केल्विन के। या तो इसका सही आंसर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, बताइए कि निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बी और सी, यानी स्पीकर और फ्लाउटर। और दोस्तों प्रिंटर मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी। और दोस्तों कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक ये सभी क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए